आज बात होगी भारत की शानदार जीडीपी ग्रोथ और उसके बाजार पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन जिस तरीके से क्वार्टर वन में भारत की जीडीपी 7.8% से ग्रो की है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तस्वीर साफ हो गई है कि भारत की कितनी तेज़ी से भारत जो है वो इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हमेशा की तरह आज भी स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने की भी हमारी कोशिश रहेगी और बाजार से जुड़ी जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेरीज हैं, उसे भी हमारा दूर करने का प्रयास रहेगा। आज किन कंपनियों या किन स्टॉक्स में हलचल है, कौन से आईपीओ खुल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज के बाजार पर। आज है नए महीने और नए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है। अलग अलग इंडेक्सेस की बात की जाए तो निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी सभी में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अब एक बार लाइव मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं, बाजार क्या कहता है ये आपको एक बार बता देते हैं। निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी में इस वक्त करीब करीब 140 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स इसमें शानदार तेज़ी है, 410 अंक चढ़कर सेंसेक्स इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक इसमें 200 अंकों की तेज़ी है। हालांकि पिछले हफ्ते निफ्टी बैंक में जो है 2000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी तेज़ी है, 200 अंकों से ज़्यादा तेज़ी के साथ ये कारोबार निफ्टी बैंक करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी आईटी में सबसे शानदार तेज़ी है, 540 अंक चढ़कर ये कारोबार कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स इसमें 542 अंकों की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थी बाज़ार की मौजूदा स्थिति। अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के कुछ गेनर्स और लूजर्स की और सबसे पहले नज़र डालते हैं निफ्टी गेनर्स पर। तो निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी में बजाज ऑटो ये करीब करीब इसमें 2.5% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। ट्रेंड में 2% की तेज़ी नज़र आ रही है। एशियन पेंट्स 2%, M&M 2% की यहाँ पर इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी लूजर्स की अगर बात की जाए तो ITC है, टाटा कंज्यूमर है, सन फार्मा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसमें भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि 29 अगस्त को AGM हुई थी, AGM में कई बड़े फैसले लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके शेयरों में शुक्रवार को भी गिरावट दर्ज की गई थी और आज लगातार दूसरे सेशन के अंदर भी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक में 11% से ज़्यादा की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एम्फेसिस लिमिटेड 5% की तेज़ी, हिंदुस्तान जिंक 4.5%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4% यहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप लूजर्स पर अगर नजर डालें तो वारी एनर्जीज 4.5% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। भारतीय हेक्साकॉम करीब 1.27% की गिरावट के साथ ये कामकाज कर रहा है। बंधन बैंक इसमें 1% की गिरावट और ग्लेनमार्क इसमें 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो केन्स टेक इसमें 5.5% की तेज़ी नजर आ रही है। MCX इंडिया 5% की तेज़ी, राइट्स करीब 4.5% की तेज़ी और IGIL करीब 3.25% की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप लूजर्स की अगर बात करें तो करूर वैश्य 2.5% की गिरावट इसमें नज़र आ रही है। गॉडफ्रे फिलिप्स इसमें भी करीब 2.5% की गिरावट। पीरामल एंटरप्राइजेस, नवीन फ्लोरिन इनमें भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। आज की कुछ बड़ी खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आज के मेहमान से रूबरू होते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं, वीकेंड कैसा रहा सर आपका? वीकेंड देखिए बहुत ही रोलर कोस्टर रहा। जिस तरीके से इतनी सारी न्यूज आती रही, सब ट्रैक करते रहे और फाइनली वीकेंड में थोड़ा सा एक्साइटमेंट था, लुकिंग एट द जीडीपी फिगर्स, लुकिंग एट द वे हाउ जापान डील वेंट थ्रू। और फिर उसके बाद आप देखें कि चाइना की तरफ से भी जो हमारे पीएम की विजिट है, अपडेट्स आते रहे, कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्साइटमेंट था, बट मार्केट को देख के पूरा का पूरा फिजल आउट हो गया। और मैं समझता हूं जिस तरीके से बैंक निफ्टी अभी परफॉर्म कर रही है, कहीं ना कहीं इसी को कल्प्रेट बोलेंगे।
एंड टू एन एक्सटेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज। बट वैसे आप देखें ओवरऑल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन डेटा फिगर्स पे मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए, अगर इन दो एलिमेंट्स को आप हटा दें, मार्केट अच्छा रिएक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ठीक सी फीलिंग है। बट अगर बेटर परफॉर्म करता तो शायद थोड़ी सी फीलिंग्स और अच्छी हो जाती। सर, जिस तरीके से हमने एससीओ समिट के अंदर शी जिनपिंग को, पुतिन को, प्रधानमंत्री मोदी को मिलते हुए देखा है, तो उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में मार्केट रिएक्ट कर सकता है? क्योंकि एक अलग ही तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, और एक तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं। तो इसको आप सर कैसे देखते हैं और किस तरीके से आने वाले समय में मार्केट रिएक्ट कर सकता है? देखिए सिमरन जी, एक चीज समझने की चेष्टा करिए कि ये तीनों एक साथ आ गए हैं, और जिस तरीके से, जिस गर्म जोशी से मिल रहे हैं, जिस तरीके से इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। बट मेरे को ना एक एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और आप ही के चैनल के सुबह जो हमने शो किए तो उसमें डिस्कस भी किया था कि एफआईआई के जो फिगर्स है ना, वो अभी भी एक आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दे नहीं रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एफआईआई जिस तरीके से वेव कर रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है दैट दे हैव समथिंग इन द किटी। उनको ऐसा कुछ पता है जो अभी तक हमको नहीं पता लग पा रहा है, जिस कारण से वो अभी इतनी शॉर्ट पोजीशन होने के बावजूद, मतलब लॉन्ग शॉर्ट अगर आप कंपेयर करते हैं तो कितने सालों के लोएस्ट पे बैठे हैं, अभी भी वो अपनी ट्रैजेक्टरी बदलने को तैयार नहीं है। फ्राइडे को भी आप देखें उनके जिस तरीके से फिगर्स आए, तो इनकी मीटिंग अच्छी लग रही है। जो जापान के साथ मीटिंग करी वो भी अच्छी लग रही है। और एक चीज का डर लग रहा है ऑन अ लाइटर नोट, अभी आप देखें कि उनकी पुतिन साहब से मीटिंग है, उसके बाद जेलेंस्की साहब से भी उनकी मीटिंग होने वाली है, और वो कहीं ना कहीं ये वॉर सिचुएशन पे कमेंट्री करेंगे, बात करेंगे एक दूसरे से। तो ऐसा ना हो जाए कि ऐसी बात करके और वो सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दें, बिकॉज इफ दैट थिंग हैपेंस हम और परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब का नोबेल पीस प्राइज जो है जिसको टारगेट कर रहे हैं उससे वो और दूर हो जाएंगे। बट खैर, जोक्स अपार्ट, रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं एफआईआई की जो पोजीशन है और जिस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर रही है, थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच के साथ रहना जरूरी है। और जो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ग्लोबल फ्रंट पे भी या हमारी जीडीपी पे भी, वो भी पॉजिटिव है। एंड नॉट टू फॉरगेट, आज हम 1 तारीख पे बैठे हैं, वेंसडे एंड थर्सडे 3 और 4 तारीख को जीएसटी की काउंसिल मीटिंग है, उसमें रिवाइज रेट्स भी आने की बात हो रही है। और ये भी बात हो रही कि 19 से 22 के बीच में आपके पास वो जो रिवाइज जीडीपी रेट्स होंगी वो एग्जीक्यूशन में आना चालू हो जाएंगी। तो कुछ कुछ चीजें हैं जिन पे हमें क्लोजली वॉच करना होगा। अब देखते हैं आगे किस तरीके से मार्केट पूरा फ्रेमवर्क करता है। बट अगेन आई विल लाइक टू रिआइटरेट, जो हमने लास्ट वीक भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से बात शेयर करी थी कि सेबी का जो नया नॉर्म आ रहा है इंडेक्स वेटेज को, शेयरिंग को लेके, उससे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक में थोड़ी सी सेलिंग आने की अंदेशा था, और वही हमने देखा है। मतलब आप इस बैंक निफ्टी को अगर चार्ट को 1 दिन के बजाय 5 दिन करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि पिछले वीक किस तरीके से पूरी क्राइसिस लाइक सिचुएशन पे बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को ड्रैग किया था। और उसके साथ साथ अब एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, मई मंथ के लोज जो थे वो करीब कहीं आपके 53,500 के आसपास थे। 53,500 एंड टू एन एक्सट्रीम लेवल 5350, ये दो लेवल्स अब बैंक निफ्टी अगर मेंटेन आपकी कर जाती है और वहां से रिवर्सल दिखाती है तो मार्केट में एक ब्रीदर जरूर आ सकता है। अदरवाइज मार्केट में और प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। रचित सर, जैसे आपने बताया कि ये जो बैंक निफ्टी है, अगर पिछले हफ्ते का ही हम इसमें देखें तो करीब करीब 2000 पॉइंट्स तक की इसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन ऑटो और एफएमसीजी जो सेक्टर है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आया है। तो अब सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर ऑटो और एफएमसीजी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि जीएसटी काउंसिल की भी मीटिंग है, तो मुझे लग रहा है कि उससे भी ऑटो सेक्टर को बूम मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। नहीं, डेफिनेटली देखिए, आपको एक सपोर्ट तो 15 अगस्त से ही अगर आप देखेंगे ना, अनाउंसमेंट के बाद से ही पूरा का पूरा एक जो खेमा है ऑटो सेक्टर का और एफएमसीजी का, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी ना अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि दिस टाइम वी आर सीरियस। मतलब एक साइड तो वो यूएस के साथ कोई भी बात, और इनफैक्ट आई डोंट नो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मीडिया ने उसको क्लियर किया है नहीं किया है, जर्मनी की तरफ से और भी देशों की तरफ से एक बात छिड़ी हुई है कि ट्रम्प साहब ने 4 बार मोदी जी से बात करने की कोशिश करी और उसके बाद भी मोदी जी बात करने को तैयार नहीं है ओवर अ जी। फोन कॉल।
ऐसी कई कई बातें और भी आ रही हैं कि साहब उनसे बात करने में सब इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि वो बात करते हैं, बात करके आके जब बाहर बोलते हैं तो कुछ अलग अलग चीजें बोल देते हैं, और शायद इसी कारण से अभी सब उनसे थोड़ी दूरी बना के रखने में और उनके अगेंस्ट जो अपनी सिचुएशन है उसको वॉर फुटिंग पे सही तरीके से करने में लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट भी अभी उसी चीज में लगी हुई है। आप देखिए पिछले 15 को आपको ये अनाउंसमेंट मिला, फिर पिछले वीक आपको ये भी अनाउंसमेंट मिल गया था कि गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए 40 नेशंस में हम एक्सपोज भी लगाने की बात कर रहे हैं, मार्केट्स और ढूंढने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट जो 50% टैरिफ है उसमें सबसे मेजर जो ड्रॉबैक है वो आपको गारमेंट और जेम्स एंड ज्वेलरी पे ही देखने को मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए भी ऑल्टरनेट बातें आ रही हैं कि मैक्सिको के थ्रू एक्सपोर्ट कर देंगे या एक्सवाइजी, बहुत सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट पूरे कैलकुलेशन लगाने में लगी हुई है। और ये जो आपकी बात है ऑटो सेक्टर, डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में एक स्ट्रेंथ है। और जीएसटी रिवाइज हो जाता है तो देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम बोलते हुए आए हैं और इंस्टाग्राम रील पे भी सुनने को आता है कि आप एक गाड़ी नहीं, आप दो गाड़ी खरीदते हैं, एक सरकार के लिए खरीदते हैं और एक खुद के लिए। तो वो सब चीजें भी थोड़ी सी रैशनल होती हुई दिखेंगी। ऑटो सेक्टर में जो एक हमने लंबे समय से एक जो फर्ज था वो कहीं ना कहीं फिज खोता हुआ देखा था, वो वापस लौट सकता है। एफएमसीजी में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो बेटर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं एफएमसीजी में भी, जो हायर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बनते हैं, उनमें भी आपको कंजम्पशन बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरी समझ से डेफिनेटली ये दो सेक्टर्स तो जरूर फोकस में रखने ही चाहिए। ठीक है रचित सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम दर्शकों के सवाल लेंगे। सर, जीडीपी ग्रोथ, फ्राइडे को नंबर्स आए हमारे, जो Q1 था इसमें 7.8% की ग्रोथ देखी गई है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। तो सर इन नंबर्स को आप कैसे देख रहे हो और क्या इन नंबर से डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका नहीं लगेगा? देखिए साहब, आपके साथ शो पे ये बात नहीं हो पाई थी, बट जब ये स्टेटमेंट दिया था ना तो मैंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, और आपके चैनल के माध्यम से मैंने दर्शकों से बात भी शेयर करी थी कि जैसे हम लोग भी थोड़े से ना कंफ्यूज हो जाते हैं फूल और फूल में। तो जैसे अंग्रेजी का जो फूल होता है उसका मायना अलग हो जाता है और हिंदी का जो फूल होता है उसके मायने अलग हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी एक स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। वो डेड नहीं, वो ये बोलना चाह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है अब यहाँ से 1.5 गुना होने की कागार पे जा रही है, तो वो 1.5 बोलना चाह रहे थे, डेड निकल गया उनके मुंह से। जोक सपाट, देखिए स्टेटमेंट आप किसी के लिए कुछ भी दे सकते हैं, बट रियलिटी तो इट कैन नॉट बी, यू कैन नॉट कम ओवर इट। और फिगर्स दे स्पीक अ लॉट। मैं समझता हूं जिस तरीके से आपने ग्रोथ देखी है सेम क्वार्टर पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो आपका परफॉर्मेंस था, क्योंकि ये जो 7.8% अपसाइड आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं, सेम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सेम क्वार्टर पे इतना ग्रोथ आपने रजिस्टर किया है। बहुत सारे सेक्टर्स, एग्रीकल्चर से भी सपोर्ट मिला और सारी चीजें थी। थोड़ा बहुत मेटल माइनिंग में आपको जरूर प्रॉब्लम देखने को मिली, बट मैं समझता हूँ टाइम टू कम वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो जो रोबस्टनेस है हमारी इकोनॉमी की वो बरकरार है और ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रही है। बस एलिमेंट वही जो हमने शो के स्टार्टिंग में बोला था, वो कॉन्फिडेंस एफआईआई को आ जाए और बैंक निफ्टी को भी आ जाए, फिर हम एक अच्छी स्मूथ क्रूज के लिए तैयार होते हुए दिख सकते हैं। चलिए तो सर अब दर्शकों के सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है, आप अपना सवाल कोई पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311211874 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com, इस पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि अपने एक्सपर्ट से आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दिलवाने की कोशिश करें। तो सर अब बढ़ते हैं हमारे दर्शकों के सवाल की तरफ। इसमें पहला सवाल जो आया सर वो है आरती जैन का। आरती जैन जी पूछ रही हैं सर, इनके पास 1550 शेयर हैं अशोक लीलैंड के, 131 रुपये के भाव पर इनकी खरीदारी है सर। अब ये टारगेट जानना चाह रही हैं सर अशोक लीलैंड में। देखिए अशोक लेलैंड एक अच्छा स्टॉक है, इन्होंने रीजनेबल प्राइसिंग पे ले रखा है, थोड़ा सा नीचे चल रहा है, बट आई डोंट सी एनीथिंग टू वरी अबाउट। जिस तरीके से ये चल रहा है वॉलेटिलिटी के चलते, मैं इनको एक और चीज सुझा देता हूं कि पॉसिबल है इनको एक बार 120 रुपए 80 पैसे 120 रुपए तक का भी भाव दिखा दे, बट दैट शुड नॉट डेटर हर फ्रॉम हर इन्वेस्टमेंट। और जब वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा तो आपको बहुत कंफर्टेबली 134 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आपने मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड कर रखा है तो 156 से
160 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा स्टॉक है, पोजीशन बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो आरती जी जैसा कि रचित सर ने बताया, आप इसमें अपनी उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। नैन्सी जी हैं सर, ये मनी9 की प्राइम मेंबर भी हैं। इनका सवाल है कि इनके पास एक्साइड के शेयर्स हैं इनके पास, और आज बाइंग कर सकते हैं क्या इसके अंदर, ये एक्साइड में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शेयर हैं तो इनको बाइंग क्यों करनी है? नहीं, आज ही बाइंग करना चाह रहे हैं क्या? एक्साइड में आज बाइंग करने का सही समय है, आज पैसा लगाया जा सकता है? अच्छा, अगर ये बाइंग करना चाह रहे हैं, देखिए एक्साइड ना बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मतलब आप ये देखिए कि लोअर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा था, और आपके चैनल के माध्यम से कभी भी 350 रुपए, 360 रुपए बात हुई तो हमने कहा कि बिल्कुल इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। इन टाइम टू कम ये एक अच्छा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से अभी पोजीशन है, आप देखिए इसका 200 डीएमआ 392 है, 407 ये अभी चल रहा है। टेक्निकल लेवल्स पे भी ये ब्रेकआउट दे चुका है। और अगर आपको इसका रीअश्योरेंस चाहिए तो मैं आपको कहूंगा कि अभी 407 रुपए चल रहा है, 412 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करे तो आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अराउंड 40% पोजीशन या 50% पोजीशन आप अपनी यहां पे बना लें। और जिस तरीके से मार्केट वॉलेटिलिटी में है, अगर आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखिए वेरी फ्रैंकली हो क्या गया है ना कि आजकल हम लोग बात करके जाते हैं, आधी पौन घंटे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ जाता है या इंटरनेशनल मार्केट में कोई अनाउंसमेंट आ जाता है, द थिंग्स टर्न हेयर एंड देयर। तो सेफ्टी नेट मेंटेन करने के लिए यहां पे 50% लेने के बाद 374 का एक लेग तैयार रखिएगा। 374 अगर आएगा तो अपन और पोजीशन बढ़ा देंगे। अदरवाइज 412 रुपए का ब्रेकआउट देता है तो आप अपनी पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि वहां से आपको एक डबल चेक मिल जाता है। बहुत नियर टर्म के टारगेट्स अगर आप देखेंगे तो 470, और अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं तो आपको 560 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। सर इनका एक सवाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज पर भी है, क्या इसमें भी आज बाइंग की जा सकती है या फिर अभी वेट करना चाहिए? लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज पे ये बाइंग करने के लिए देख रहे हैं। 207 का भाव चल रहा है अभी। और आप इसको देखें, ये भी अपने जो 200 डीएमआ है उसके बहुत पास में स्ट्रगल कर रहा है। 200 डीएमआ इसका जो है वो 209 रुपीज 60 पैसे है। टेक्निकल ट्रेंड्स पे अभी ये एक ट्रेंड नहीं चेंज किया है इसने। मैं समझता हूँ इसको एक बार 210 रुपए के ऊपर क्लोजिंग कर लेने दें, तब आपको रीअश्योरेंस आ जाएगा। उसके बाद आप बाइंग करिएगा, और फिर आपको 234 का पहला लेवल मिलेगा, और मीडियम टर्म में आपको 280 तक का भी लेवल मिल सकता है। ये तो हो गई ब्रेकआउट की बात। अगर ब्रेकआउट नहीं करता है और कूल ऑफ करता है तो फिर मैं आपको एक और लेवल सुझा देता हूं। 190 192 लेवल्स पे आता है, तो वहां पे भी आप पोजीशन बना के रख सकते हैं। बट ड्यूरेशन आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ये अपसाइड के लिए तैयारी नहीं करेगा। ठीक है, तो नैन्सी जी रचित सर ने जो बताया दोनों शेयर्स पर, एक्साइड पर और लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर, तो आप जैसे सर ने आपको सलाह दिया आप उस हिसाब से चल सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सिद्धार्थ नाथ जी सर, इनका सवाल है कि ये एसजीएस में बाइंग करना चाहते हैं, एसजीएस इंटरप्राइजेस में सर, तो ये उसका स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस और ये लॉन्ग टर्म के लिए रखें या शॉर्ट टर्म के लिए सर, ये जानना चाहते हैं, इसमें आपका व्यू। देखिए एसजेएस एंटरप्राइजेस पे अगर आप नजर डालें, 1324 रुपए चल रहा है। और ऑटो एंसिलरी कंपनी है, 216 रुपए का इसका वो है, बुक वैल्यू है, और 33 के पी पे है। आई थिंक अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है ना, थोड़ा सा आपको वेट करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इस रनअप के बाद ये जिस तरीके से पॉइज्ड हो रहा है, मैं समझता हूं आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अगर पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1268 लेवल्स पे आए, वहां पे एक बार अपने पोजीशन क्रिएट करिएगा। 1268 पे जब आप पोजीशन क्रिएट करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आता है, स्टॉप लॉस निकल के आता है 1180 का। 1180 के नीचे क्लोजिंग बेसिस से बंद होगा तो फर्दर डाउन साइड पे जाएगा। और टारगेट्स की अगर आप बात करते हैं तो मैं समझता हूं पहला टारगेट बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिलता है 1376, और दूसरा 1440। दूसरा 1440 का टारगेट। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी सर ने जैसा कि बताया कि अगर आप पोजीशन इसमें बनाना चाह रहे हैं तो फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए।
1268 के लेवल पर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं और उसमें स्टॉप लॉस जो है वो 1180 का एक लेकर चल सकते हैं। जो पहला टारगेट रहेगा वो 1376 रुपये का, जैसे सर ने बताया, और दूसरा टारगेट जो इसका रहेगा वो 1440 रुपये का। रचित सर, सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी आप इस हिसाब से इस स्टॉक में आगे बढ़ सकते हैं। गिरीश आहूजा जी, सर इनका सवाल है कि इनके पास बैंक के कुछ शेयर हैं 1670 के भाव पर। मैं आपको शेयर का नाम भी एक बारी सर क्लियर कर देता हूं इसमें। आईसीआईसी बैंक। बैंकिंग सेक्टर, ये बैंकिंग सेक्टर में एक्चुअली कहना चाह रहे हैं सर कि इनका बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पर इनको क्या करना चाहिए सर, कि बैंकिंग सेक्टर में भी बने रहें या फिर जैसे एचडीएफसी या आईसीआईसी इन्होंने उसमें पैसा लगा रखा है लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी ये फ़िलहाल लॉस में है, तो इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर अभी बने रहें उसी में? देखिए, एक बहुत बेसिक बात है, आप समझने की चेष्टा करिएगा कि अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंक के बिना तो होगा नहीं। बैंक चलेंगे तभी इकोनॉमी चलेगी। सिमिलरली बैंक जब चलेंगे तभी आपकी निफ्टी चलेगी। अभी आपने देखा जिस तरीके से लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने करेक्शन किया, निफ्टी ने रिलेटिवली उतना नहीं किया क्योंकि और सेक्टर्स आगे थे फॉर रेस्क्यू। बट अल्टीमेटली इफ द इकोनॉमी हैज टू गो गुड, द बैंक्स हैव टू परफॉर्म। तो अगर आपने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एंड इफ द स्टॉक्स आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, अभी लोअर साइड पे आपको देखने को मिल रहे हैं, बट पैनिक मत होइए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं तो अपनी पोजीशन आप बना के रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन आप बैंकिंग सेक्टर में बनाकर रख सकते हैं सर। अगला सवाल सर हर्ष पटेल जी का है। ये पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर्स के इनके पास शेयर हैं सर, 100 शेयर हैं इनके पास टाटा मोटर्स के, 705 रुपये पर इनकी बाइंग है सर। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें क्या करना चाहिए, इनको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? देखिए, स्टॉक तो आपने बहुत उम्दा चुना है और आई एम प्रीटी श्योर अब तो मतलब जितने भी दर्शक है, टाटा मोटर्स और ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम मेरे मुंह से जब भी निकलेगा अच्छा ही लगता है। मतलब आप देखिए जिस तरीके से अभी ये पॉइज्ड है स्टॉक, मैं समझता हूँ बिल्कुल आप अपनी पोजीशन बना के रखें, विचलित ना हो। टारगेट्स अभी नहीं आने वाले आपके पास कोई बड़े। 736 738 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। बट मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं तो मैं बोलता हूँ वो लेवल भी तोड़ेगा और उसके बाद आपको 4 फिगर पे भी आता हुआ दिखेगा। स्टॉक अच्छा है, पोजीशन बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो सर एक और आपसे शेयर के बारे में पूछना चाहेंगे, ओला इलेक्ट्रिक। आज इसमें सर ज़बरदस्त 11.5% की तेज़ी है। मतलब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन देखें तो 5 दिन में 20% से ज़्यादा स्टॉक चल चुका है ये, और जब बाजार गिरता हुआ नज़र आ रहा है तो ओला इलेक्ट्रिक चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है सर? देखिए सिमरनजीत जी, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने हम जैसे एटलीस्ट फंडामेंटल एनालिस्ट को तो ऐसा करारा झापड़ दिया है। और मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को एडमिट करने में दैट वी हैव बीन ग्रॉसली रॉन्ग। ग्रॉसली मतलब कंप्लीटली रॉन्ग, कि हम हमेशा बोलते रहे कि साहब आप इसमें से निकल जाओ, हमें अच्छा नहीं लगता। ओला इलेक्ट्रिक भी उसमें से एक ही है। मेरे को एक्चुअल में ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से ये मूव कर रहा है। आई विल नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट, आई विल रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम कमेंटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली अपने कवरेज में स्टॉक को अब रखना ही नहीं चाह रहा हूँ। ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, लेट इट हैव इट्स ओन राइट। आई एम नॉट हैप्पी विद द स्टॉक। ओके, तो शेयर में इतनी तेज़ी के बाद भी रचित सर कह रहे हैं कि ये फिलहाल इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। अगले सवाल की तरफ सर बढ़ते नहीं नहीं, हैं। गगन परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, जी मैंने आपको बोला ना फंडामेंटल वाले। जी जी जी। देखिए, बहुत बेसिक बात करता हूं मैं आपसे, और मैं इसके साथ साथ जो मैंने आपको शेयर का नाम बोला था दैट वाज जोमैटो। अब जी मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, कोई स्टॉक आपको 1034 के पीई पे मिल रहा है, आप पीई 1034 का अगर लेके चल रहे हैं, यू रियली थिंक इट इज अ कंफर्टेबल प्रोपोजिशन? मैं तो नहीं समझ पाता। बिल्कुल नहीं सर जी। आप बुक वैल्यू अगर किसी स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 14 पे जाके बैठ गई है, उसके बाद आप मुझे बोले कि इट्स अ गुड स्टॉक, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। मेरे को वैल्यूएशंस, मतलब जो फंडामेंटल एनालिसिस में हमने जी बेसिक्स पढ़े हैं ना, उनको ये स्टॉक्स जिस तरीके से डिफाई करते हुए चल रहे हैं। अब ओला की भी आप बात कर लीजिए, ओला आप देखें पिछले 10 एक दिन से चल रहा है, जब से अग्रवाल साहब ने इन्वेस्टर मीट रखी और सारी की सारी बातें बोल गए वो। रियलिटी क्या है? इज इट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी? नो।
नो। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट कि रेयर अर्थ को हम रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल मैग्नेट से। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, बट दैट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, and that cost will in turn reduce their profit margin or make the product expensive, which might not be competent enough to fight with the competition. समीर अरोड़ा साहब का बातें बहुत आ रही हैं कि उन्होंने इसमें पैसा लगाया है। जब से ये बातें आ रही हैं तब से स्टॉक चलने लग गया है। तो समीर अरोड़ा साहब ने तो जोमेटो में भी पैसा लगा रखा है। उसके साथ साथ एक और न्यूज उसमें राउंड ये चल रही है कि साहब हो सकता है अडानी साहब भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें या इस कंपनी को टेक ओवर कर लें। सो देयर मेनी थिंग्स विच आर गोइंग, बट आप एक सिंपल लॉजिक समझिए ना, कोई भी स्टॉक अगर आपको फंडामेंटल बेसिस पे एक कंफर्ट ही नहीं दे रहा है, टुमारो इफ एटर्नल क्रैशेस या ओला इलेक्ट्रिक क्रैशेस, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। मतलब आप ये देखिए कि 1035 का पीई, ये कोई पीई थोड़ा ना हुआ, ये तो क्रेजीनेस है कि इन लेवल्स पे भी कोई स्टॉक आप खरीदने को तैयार हो गए। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कितने सारे स्टॉक से एटर्नल आज के टाइम ज्यादा वैल्यूएशन से बैठा हुआ है, तब भी लोग खरीद रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बट पीपल लाइक अस हु रीड फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल के बिना हम कोई भी कमेंट्री या कोई भी इन्वेस्टमेंट में कंफर्टेबल नहीं होते। हम जैसे लोग थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि इसके पीछे मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। जब हम ऐसी कंपनीज की बात करते हैं ना, ब्रांड रॉयल्टी नहीं डेवलप होती है दैट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग द कस्टमर्स वुड बी स्टिकिंग अराउंड टू द प्रोडक्ट। वो मैं नहीं समझ पाता हूं। तो इसीलिए आई विल रिफ्रेन माई सेल्फ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, बट हाँ, इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई विल नॉट पार्क माई फंड्स इन अ कंपनी लाइक दिस टिल द टाइम द थिंग्स बिकम क्लियर या ये प्रॉफिट में आ जाए। चलिए रचित सर, आपने बहुत अच्छे से ये ओला इलेक्ट्रिक की जो तेज़ी है, इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर खासतौर पर ये समझना चाह रहे थे कि आखिर क्या शेयर्स की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो आपने बहुत अच्छे से सर उसको एक्सप्लेन किया। अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। गगन अग्रवाल जी ये पूछ रहे हैं कि इनके पास जेम एरोमेटिक्स जो आईपीओ आया था सर, इन्होंने आईपीओ अभी तक रखा हुआ है जेम एरोमेटिक्स का 325 के जो इशू प्राइस पे था वो, और साथ ही में शांति गोल्ड 199 रुपये की इसकी इनकी बाइंग है सर। तो ये पूछ रहे हैं कि 3 से 6 महीने के लिए दोनों को होल्ड भी कर सकते हैं, और आगे क्या स्ट्रेटजी ये अपना सकते हैं सर? 3 से 6 महीने का ये नज़रिया लेकर चल रहे हैं इनमें। देखिए, आप मुझे पहले बोल रहे हैं जेम एरोमेटिक्स, ये इनका किस प्राइस का है सर? ये सर 325। 325 का है और अभी 275 चल रहा है। देखिए, मैं इस स्टॉक पे अगर आप देखें ना, मैंने इसमें भी आईपीओ के टाइम से ही थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोला था। अब इनको एक चीज सुझा देते हैं, आप एक काम करें, आप इसमें एक स्टॉप लॉस बांध के रख लें 262 का। 262 के नीचे जाता है ना, ये और डाउन साइड पे जाता हुआ दिख सकता है। और इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन अपनी बना के रखें। जहां भी हायर लेवल पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, प्लीज एग्जिट अपॉर्चुनिटी लीजिए। शांति गोल्ड के लिए भी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये अभी कोई भी अप ट्रेंड पे आता हुआ नहीं दिख रहा है, फर्दर डाउनसाइड ही लगाता हुआ दिख रहा है, जो कि हो सकता है इसको ड्रैग डाउन कर ले 198 लेवल्स तक। इसमें भी अगर हायर लेवल पे कोई एग्जिट मिलता है तो यू कैन टेक अ चॉइस ऑफ योर एग्जिट। ओके, तो गगन जी 262 का एक स्टॉप लॉस आप जेम एरोमेटिक्स में लगाकर चल सकते हैं, और जहाँ भी आपको हायर लेवल पर एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। शांति गोल्ड में भी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, आप हायर लेवल पर इसमें एग्जिट ले सकते हैं, उसी में आपको फ़ायदा रहेगा। अगला सवाल सर सुशांता जी का है, ये पूछ रहे हैं सर जिंदल स्टेनलेस पर इनकी जो बाइंग रेट है वो 790 की है सर, और इन्होंने 10 जुलाई 2024 को ये शेयर्स खरीदे थे, इन्होंने पूरी डिटेल भी दी है इसकी। तो अब ये पूछ रहे हैं कि शेयर लगातार नीचे आ रहा है, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे? देखिए, जिंदल स्टेनलेस अभी जिस तरीके से चल रहा है, नीचे आ तो रहा है, बट क्या ये स्टॉक बिल्कुल ही खराब है? ऐसा नहीं है, इसका ट्रेंड ठीक है। और अभी मगर मैं ये भी नहीं बोलूंगा आपको कि इसका डाउनसाइड बंद हो गया है। थोड़ा सा आपको डाउनसाइड पे और आता हुआ दिख सकता है। और अगर आप इसके टेक्निकल्स को देखेंगे ना, इसका सपोर्ट कहाँ पे आपको आता हुआ दिखेगा? पहला सपोर्ट इसका आता है 714। 714 के सपोर्ट के साथ ये मेंटेन करता है। उसके बाद आपको ये एक अपसाइड के लिए तैयारी करता हुआ दिख सकता है।
जो कि इसको 798 लेवल्स तक जाता हुआ दिखा सकता है। अगर आपने इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो वहां पे आप अपना एग्जिट ले लें। अगर आप इसको मेंटेन करते हैं उसके बाद भी तो 840 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, बट इट माइट रिक्वायर सम टाइम। ओके, तो सुशांता जी, जिंदल स्टेनलेस के लिए जो आपका पहला सपोर्ट रहेगा वो 714 का रहेगा, और उसके बाद अगर इस स्टॉक में तेज़ी आती है तो 790 तक भी जा सकता है। अगला सवाल सर, ये हमें भेजा है सुभोजित रॉय जी। इनका सवाल है कि बजाज फिनेंस के इनके पास 616 पर इनकी बाइंग है और 230 शेयर इनके पास हैं बजाज फिनेंस के। अब इसमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का इनका होराइजन है सर। देखिए, बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म स्टोरी तो बहुत इंटैक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आप ने अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे ले रखा है, मैं समझता हूं अभी आप इसमें पोजीशन बना के रखें। और सर अरे सिंह साहब, मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि बजाज फाइनेंस का ना आप देखें, ये एक कंसोलिडेशन करता है बहुत टाइम तक। आप पक जाओगे, थक जाओगे, आप बोलोगे यार ये तो गलत स्टॉक पे मैंने पोजीशन बना ली, एंड देन इट गिव्स अ एम्पलीफाइड मूवमेंट, जिससे इसका सीएजीआर रिटर्न जो होता है ना, वो आपको बहुत पॉजिटिव बनता हुआ लगता है। मैं आपको ये एक चीज बोलूंगा, अभी आप इसमें पोजीशन बना के रखें, कोई मैजिक इन नियर टर्म होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। इसको एक बार आप क्लोजिंग करने दें 960 लेवल्स के ऊपर। 960 लेवल्स के ऊपर अगर इसने 2 से 3 दिन आने वाले समय में जब भी क्लोजिंग कर ली, तब आपको ये मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा जिसको 1080 और 1140 तक भी लेके जाएगा। वहां पे चाहे तो आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग कुछ भी नहीं करना है, शांति से देखना है सर। चलिए, तो अगला सवाल जो इनका यूज़र हैंडल है ठाकुर, इन्होंने सर सवाल पूछा है कि सोना BLW इनकी जो खरीदारी है वो 550 पर है। अब इसमें ये सर आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल रखना चाहिए, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग सिंस इयर्स नाउ, मतलब नॉट डे नॉट मंथ्स। और दिस कंपनी हैज विथस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स। मतलब आप देखिए, संजय कपूर साहब जो मालिक थे, उनकी डेथ हुई, उसके बाद बहुत सारी बातें आई कि मदर, फर्स्ट वाइफ, सेकेंड वाइफ, वट एवर फैमिली फ्यूड वॉज, वो सारी की सारी चीजें भी क्लियर होती हुई दिखी। फिर इनका चाइना में एक अच्छे से इन्होंने अपना प्रोडक्शन के लिए आगे बातें चला ली, आगे वहां बढ़ गए। यूएस के साइड से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती रही, बट ऑटो एंसिलरी में दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज विच बिलीव इन द आइडिया ऑफ इनोवेशन। दे इनोवेट प्रोडक्ट्स, दे मेक न्यू प्रोडक्ट्स। और ऐसी कंपनीज जो ऐसा परफॉर्म करती है ना, उनमें जरूर आपको पोजीशन बना के रखनी चाहिए। अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट क्या कंपनी खराब है? नहीं, इट इज डाउन बट इट इज नॉट आउट। तो क्या करना है? अभी वेट करना है। इसको एक बार जो आपकी बाइंग प्राइस के पास है उन लेवल्स तक जाने दें। 556 के ऊपर ही क्लोजिंग करेगा, उसके बाद आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, जिसके लिए पहला लेवल खुलेगा 640 का, और 640 के बाद ये 760 तक भी जाने का दमखम रखता है। कंपनी क्वालिटी की है, पोजीशन बनाए रखें, कोई परेशानी नहीं। ओके, तो सर ऑटो एंसिलरी जो सेक्टर है, इसमें क्या इस टाइम दाव लगाना ठीक रहेगा इन्वेस्टर्स का? क्योंकि इसमें तो देखिए, इसमें पिछले दो कुछ। बातें हैं जी। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए, ऑटो एंसिलरी को ना दोहरा बेनिफिट हुआ है इन रीसेंट टाइम्स। द पीपल आर नॉट रीडिंग इनटू द सेकंड बेनिफिट दैट द कंपनीज आर अबाउट टू गेट। आपने नोटिस किया होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आ गया कि वो 15 ईयर्स और 10 ईयर्स की स्क्रैपेज पॉलिसी थी ना, वो भी जी। नलिफाई हो गई। अब आप पुरानी गाड़ियां रख सकते हैं। अब हम लोग का माइंडसेट कैसा हो गया? हम लोग का माइंडसेट ऐसा हो गया कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मार्केट में मेजॉरिटी लोग जो अपनी गाड़ी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसको ख्याल से रखना चाहते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब ओईएम सप्लायर का ही पार्ट लगाना है मुझे। मतलब अगर मिंडा की चाबी लगी हुई है तो मैं मिंडा की चाबी वापस लगाऊंगा, लोकल नहीं लगाऊंगा। लाइट स्विचेस, इंजन कंपोनेंट्स, यू नेम इट। गैब्रियल के शौकर हैं तो भाई साहब गैब्रियल लगा दो, कंपनी ने लगा के दिया, अच्छा ही दिया होगा। अब वो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी ना आपको जान आती हुई दिखेगी। तो ऑटो सेल्स का बेनिफिट, रिप्लेसमेंट मार्केट का बेनिफिट, और ये जो जी। रिप्लेसमेंट मार्केट का बेनिफिट है ना, ये आप देखिएगा इनको और रिपल इफेक्ट देगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, मतलब आप तो उस रीजन को बिलोंग करते हैं, आपको पता ही होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में और जी। बहुत जगह कोहराम मच गया था। अब वो लोग वापस से उनको रिवाइव करने की
की बातें करेंगे, नाउ पीपल विल बी हैप्पीली पुटिंग मनी इनटू द कार्स दैट दे यूज्ड टू लव। और पूरी इंडिया में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब आई बिलोंग टू राजस्थान, यहाँ पे ये बातें आ रही थी, आई ओन कार्स विच आर लाइक 16-17 years ओल्ड, आई लव देम, बट मेरे घर वाले बोल रहे थे अरे बंद होने वाली, क्यों पैसा लगा रहा है इनमें, अब मैं उनको ठीक करूं। तो रिप्लेसमेंट मार्केट का भी ना एक इनका लॉन्ग ओवरड्यू था, वो भी आता हुआ दिखेगा। ऑटो एंसिलरी में जरूर आपको पैसा लगाना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। सॉरी। ठीक है सर। रची सर, जैसा आपने कहा कि गाड़ियों से बहुत प्यार होता है, खासकर अगर हम मेल्स की बात करें तो उनको तो गाड़ियों से बहुत ही लगाव होता है। गाड़ियाँ कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, अगर उस पर पैसा खर्च करना है तो वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो या अगले सवाल की तरफ सर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल आपको पूछा है एक सर, और ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मुझे जी नहीं पता आपको इस बारे में कितना है, बाकी सब लोग तो मतलब जिनके साथ मैं शो करता था, आई एम ए टिपिकल ऑथो एंथुजियास्ट। मतलब आप ये ओके देखिए कि मेरे लिए आई हैव सेट ऑफ मोटरसाइकिल्स, आई हैव सेट ऑफ कार्स, और मैं जिस तरीके से उनको रखता हूँ अपने गैराज में, जिस तरीके से मेंटेन करता हूँ, मतलब माई 16 year old मारुति SX4, अब आप सुनेंगे बोलेंगे यार ये कैसा, क्या आप बातें कर जी रहे हैं। एक छोटा, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं ना, इसीलिए आपसे जी एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ। एक होता है इंजन फाउंडेशन, इंजन फाउंडेशन में ना बुश डलते हैं। SX4 में मारुति ने वो जो डाला था वो सुजुकी जापान बनाती थी, दे ओके इम्पोर्टेड इट फ्रॉम जापान, इट कॉस्टेड मी अ लॉट, बट वो सारे के सारे चेंज हुए और वापस उनको इन प्लेस रखा, इट कॉस्टेड मी अराउंड 24,000 रुपीज टू गेट इट रिप्लेस्ड। मेरे घर वाले बोले थे इस गाड़ी का 15 साल के स्क्रैपेज में कुछ मिलने वाला है नहीं, तुम फालतू पैसा लगा रहे हो। बट पीपल हु लव देयर कार ना, दे नो कि भैया इसको हमको किस तरीके से रखना है। तो वो जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, वो एलिमेंट भी आप ट्रिगर होते हुए देखेंगे इन क्वार्टर्स टू कम। बिल्कुल सर। जैसा आपने बताया ना कि आपने गाड़ियों पर आप इतना उनको प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, पैसा कितना भी खर्च हो जाए। ऐसे अगर नॉर्थ इंडिया में हम स्पेशली देखें तो नई गाड़ी लाए तो उसके ऊपर मेरे को लग रहा है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो ऊपर ऐसे ही लगा देते हैं गाड़ियों की सजावट के लिए। उसमें अलॉय व्हील्स हों, हेडलाइट्स हों, ताकि गाड़ी सुंदर नजर आए, और ये दिखाता है कि गाड़ियों से कितना प्यार करते हैं। बट मैं तो आपको एक अगला, चीज बताता हूँ, हाँ जी, कभी भी एक चीज ट्राई करिएगा, गो डाउन साउथ, एंड हम्म, व्हेन यू गो डाउन साउथ ना, यू गेट टू सी कि गाड़ी की जो इंजीनियरिंग है उस पे वो किस तरीके से काम करते हैं। मतलब नॉर्थ साइड में क्या था, फैट टायर लगा दिए, राइट खूब राइट, सारी लाइट्स लगा दी, फ्लैशी बना दी गाड़ी। यू गो डाउन साउथ, यू विल गेट टू सी परफॉर्मेंस एक्सेलेंस आ रहा है। अम्बेसडर में भी 3 लीटर का डीजल इंजन डाल के, टर्बो डाल के, और वो उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी पीपल आर क्रेजी, पीपल फॉल बिल्कुल। फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। तो अब आपने, गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रीदर दिया है ना, बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जिनके पास ऐसे पुराने पुराने व्हीकल्स हैं, अच्छे से मेंटेन करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, और अब घर वाले भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विशाल जैन जी ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास सुजलोन है, 64 रुपये की इनकी बाइंग है सर, और BEL 386 के लेवल पर इन्होंने खरीदा है। अब ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पर ये एवरेज कर सकते हैं इन दोनों शेयर्स को। देखिए, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा कि जो इमीडिएट बॉटम में देख रहा हूं इन स्टॉक्स का, उसमें मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप एवरेज करिए, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। सुजुलॉन की हम जैसे पहले बात कर ले, देखिए द स्टॉक हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग, एंड इसने एक परफॉर्मेंस दिखाया था, जो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे उसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था। स्टॉक मूव्ड अप, अच्छे इसने हाइज भी रजिस्टर किए थे, उसके बाद कूल ऑफ किया। फिर हमने देखा कि इसके जो CFO हैं, जिनके कारण से ये पूरी डेट रिडन कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी बनी और प्रॉफिट मेकिंग बनी, उन्होंने सम्मान कैपिटल को ज्वाइन कर लिया है। इट वॉज ओनली फॉर हिज ओन पर्सनल ग्रोथ रीजंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंपनी। तो उस चक्कर में कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। जो इमीडिएट सपोर्ट है मुझे 52 लेवल्स पे दिख रहा है, अगर चाहे तो वहां एवरेज करिए। बट मैं बोलूंगा जिस तरीके से स्लगिश परफॉर्मेंस अभी ये कर रहा है ना, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये थोड़ा सा एक बेस फॉर्मेशन का टाइम थोड़ा स्पेंड करता हुआ दिखे। तो उन लेवल्स पे कोई बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग आपको होता हुआ कुछ भी नहीं दिखेगा। तो चाहे तो 52 पे करिए, अदरवाइज जो लेवल्स आपने ले रखे हैं लेके रखिए। कंपनी अच्छी है, 1-2 क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आएंगे वापस से अपना परफॉर्मेंस दिखाना चालू करेगी और आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी देते हुए दिखाएगी।
BEL भी आपने बहुत कंफर्टेबल लेवल पे ले रखा है। जो एक सपोर्ट है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस रनअप के बाद, वो कहीं ना कहीं 362 364 लेवल्स पे है, वेरी क्लोज टू योर बाइंग प्राइस। सो देयर इज नो पॉइंट एवरेजिंग, बन के रख, इसको बना के रखें। जैसे ही रिवर्सल देगा 460 तक के लेवल्स तो आपको मिड टर्म मीडियम टर्म में ही दिखा देगा, तो वहां पे एग्जिट चाहे तो ढूंढिएगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म भी अगर रखते हैं, और जिस तरीके से इंडिया की पूरी डिफेंस एरोस्पेस इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देगा ये काउंटर। बोथ द काउंटर्स आर फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, अंडर परफॉर्मिंग फॉर सम टाइम बट सो क्लोज टू योर प्राइस। आई वुड नॉट रिकमेंड एवरेजिंग, बट लेवल्स आपको दे दिए, अगर आपको लगता है आपको एवरेज करना चाहिए तो बिल्कुल करिए। ओके, तो विशाल जी, फंडामेंटल्स दोनों कंपनियों के स्ट्रॉन्ग हैं, सर की सलाह है कि फ़िलहाल एवरेजिंग ना करें, लेकिन उन्होंने आपको एक लेवल्स भी दे दिया, अगर आप करना चाहें तो उन लेवल्स पर जाकर कर सकते हैं। सर, अगला एक सवाल और आया है इरेडा पर। सर, ये सवाल है सुभोजीत जी का। वो पूछ रहे हैं कि इरेडा है उनके पास, 190 रुपये की इनकी खरीदारी है, 720 इनके पास शेयर्स हैं, तो अभी ये 35,000 के लॉस में, सर घाटे में चल रहे हैं ये। तो अब इनको लॉन्ग टर्म का खैर इनका नज़रिया है, तो क्या करना चाहिए सर इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ इनका पहले भी सवाल आ चुका है, और हमने इनको तब भी कहा था कि अभी ये परफॉर्म नहीं करेगा। आप देखिए पूरा सेक्टर जो है ना, पावर एज अ सेक्टर ही इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड दे आर एक्चुअली एंसिलरी यूनिट टू द एंटायर सेक्टर। अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला। आपने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है, तो दो चीजें हैं जो मैं आपको सुझा सकता हूँ। या तो जो अभी करंट लेवल है, या 139 138 पे आप एक बार इसमें अपनी पोजीशन बनाएं। पोजीशन बना के फिर जब भी आपको ये एक बार लेवल दिखा दे 168 से 174 तक का, वहां पे जो आपने नीचे खरीदा है उसको ऊपर आके डिप्लॉय कर दी। अभी नियर टर्म में कोई भी मैजिक होता हुआ नहीं दिख रहा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 180 से 186 की रेंज में। 186 को जब भी ये ब्रीच करेगा इन अ क्वार्टर्स टाइम, 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स, जब भी करेगा उसके बाद इसमें मूवमेंट आएगा, जो कि इसको पहले तो लेके जा सकता है 234 की रेंज में, और उसके बाद लेके जाएगा 276 280 की रेंज में। बट आपको थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा। और एक और इस चीज से मैं बोलूंगा कि अगर कोई भी दर्शक हैवी पोजीशन बना रहे हैं, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करिए। बोलने में जरूर ऐसा लगता है कि ये तो कहानी किस्से वाली बात है, बट जब ऐसे लॉसेस दिखते हैं ना तो दुख जरूर होता है।